हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, आज आपके लिए ऐसा टॉपिक लाए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्त, कितना बताएं उतना, क्योंकि इसमें कई टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और आसानी से आप एक ही बार में नक्शे के माध्यम से सीख लेंगे। जो सीरीज चल रहा है आर बिहार टीचर भर्ती या उत्तर प्रदेश पुलिस SSC GD, उसमें GK GS कहीं से भी जहाँ भी आते हैं, यह भारत का भौतिक स्वरूप जो पार्ट है, जिसमें पहाड़, पर्वत, पठार, मरुस्थल, द्वीप, जो जितने भी हैं, पर्वत, मैदान, पठार, तटीय मैदान, मरुस्थल, द्वीप, इतने टॉपिक इसमें कवर होंगे और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। दोस्तों, तो चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम आपको जैसे बता रहे हैं, आप नक्शा बनाए कि वैसे नक्शा बनाइए और उसी तरह दर्शाते चले जाइए, आपको एकदम याद हो जाएगा। दोस्तों, चलिए, पहला यहाँ पे दिया है पर्वत, भारत का भौतिक स्वरूप। यहाँ पे दिया है पर्वत। पहले हम पर्वत को पढ़ेंगे। दोस्तों, पेपर में पर्वत कैसे बनता है, ठीक। तो हम जानते हैं हिमालय पर्वत जो हमारा सबसे बड़ा पर्वत है, जो 24 किलोमीटर फैला है। और 24 किलोमीटर फैला है तो देखते हैं किस तरह फैला है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पहले एक पर्वत ऐसे गया है, ठीक, ऐसे होते हुए सबसे ऊपर। इसे हम ट्रांस हिमालय कहेंगे। दोस्तों, इसे क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय। ध्यान से देखी रहिए, ये पहला वाला, इसे हम ट्रांस हिमालय कहेंगे, ठीक। और ट्रांस हिमालय में ही हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो K2 गार्डविन ऑस्टिन जो 8,611 किमी है। दोस्तों, जो 8,611 किमी है, इसी में लद्दाख या काराकोरम श्रेणी भी इसी में मिल जाएगी। ट्रांस हिमालय में पूछा जाए, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी किस में मिलेगी? ट्रांस हिमालय में। और पूछा जाए हमारा K2 गार्डविन ऑस्टिन जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की, वह कहाँ मिलेगा? हमारे ट्रांस हिमालय में, ठीक। तो यहीं पे हमारा K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है, यह है चोटी है। दोस्तों, बात की जाए तो ये जो क्षेत्र है, यह है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसलिए हम पूरी तरह से यह भारत का सबसे ऊंची चोटी नहीं कहते हैं, इसे हम भारत का सबसे ऊंची चोटी नहीं कहते हैं। पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है दोस्तों, जो 6,000 कुछ किलोमीटर पे है, ऊंचाई पे है। अब ये तो हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, जिसमें लद्दाख और काराकोरम श्रेणी भी आ जाती हैं। अब आते हैं दूसरे पे, देखिए दूसरा यह है, और इसे हम कहेंगे बृहत हिमालय। बृहत हिमालय या बहुत बड़ा हिमालय, जो बड़ा हिमालय या बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये हमारा बृहत हिमालय है, ये हमारा बृहत हिमालय है। और मैं आपको बता दूं, यह क्यों नहीं कहा जाता पूरी तरह से भारत का? जो POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यह उसमें आता है, हमारा K2 गार्डविन ऑस्टिन। उसमें आने की वजह से दोस्त, यह पूरी तरह से भारत में नहीं है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इसलिए हम इसे पूरी तरह से भारत का सबसे ऊंची चोटी नहीं कहेंगे, ठीक। अब समझ गए होंगे आप। तो दूसरा हमारा है बृहत हिमालय। और बृहत हिमालय की बात की जाए तो बृहत हिमालय में सबसे ऊंची चोटी यहाँ नेपाल में मिल जाती है, हमारी माउंट एवरेस्ट। नेपाल में यही है देश, नेपाल, और यहीं माउंट एवरेस्ट मिल जाता है, जो 8,848 मीटर या 8,850 मीटर कहीं कहीं मिल जाता है दोस्तों, ठीक। तो यह हमारा सबसे ऊंची चोटी है, बृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में पाया जाता है, ठीक। इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक। तो इसी बृहत हिमालय में सिक्किम में हमारा कंचनजंगा पाया जाता है। देखिए कंचनजंगा इस बृहत हिमालय में पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट में पाया जाता है। तो कंचनजंगा इसी बृहत हिमालय में पाया जाता है दोस्तों, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो यह है बृहत हिमालय है, यहाँ देखते हैं, ठीक। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा यह है, देखिए यह जो बना है, इसे हम कहेंगे लघु या मध्य हिमालय। इसे हम क्या कहेंगे? लघु या मध्य हिमालय, ठीक। और इसी क्रम में जो चौथा श्रेणी है, इसे हम शिवालिक श्रेणी कहेंगे, शिवालिक हिमालय, ठीक।
पूछा जाता है शिवालिक श्रेणी कहाँ पर मिलेगी, हमारे शिवालिक हिमालय में मिलेगी, जो ये बना हुआ है दोस्तों, देखिए ये बना हुआ है, ठीक, ये बना हुआ। तो बात की जाए दोस्तों, तो यह हमारे जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ पूरा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है दोस्तों। यह हमारा हिमालय है जो 24 किलोमीटर है। हिमालय कितना किमी है, 24 किलोमीटर है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं और कुछ इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, तो सिंधु नदी से और यहाँ बीचों में पंजाब तक सतलज नदी एक है, तो यहाँ सिंधु नदी सतलज नदी के बीच को हम कश्मीर पंजाब हिमालय कहते हैं, जो 560 किमी है। ध्यान से देखिएगा, सिंधु से सतलज नदी के बीच को हम कश्मीर पंजाब हिमालय कहते हैं, जो 560 किलोमीटर में फैला है। यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों। उसकी क्रम में सतलज और यहीं पे एक काली नदी है, सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय कहते हैं, जो नेपाल के बीच में है। कुमायूं हिमालय जो 320 किमी में फैला है, ठीक। सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है जो 320 किमी में फैला है दोस्तों। उसी क्रम में अब अगला है काली नदी से तीस्ता नदी के बीच, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है दोस्तों, जो 800 किमी में फैला है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक 800 किमी में फैला है, ठीक है दोस्तों। उसी क्रम में तीस्ता और दिहांग नदी, एक तीस्ता नदी एक दिहांग नदी के बीच ये असम हिमालय है, जो 7200 में 720 किमी दोस्तों फैला है। सब मिला के यह 2400 किमी में हमारा हिमालय फैला है, ठीक। तो आपको यह क्रम याद हो गया होगा, ट्रांस हिमालय क्या है, बृहत हिमालय क्या है, लघु मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय क्या है, और काराकोरम लद्दाख श्रेणी किस हिमालय में पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में पाया जाता है, माउंट और केटू गार्डन किस हिमालय में पाया जाता है, कंचनजंगा हमारे किस हिमालय में पाया जाता है, यह सब मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। और यह भी पूछ लेता, बताइए कुमायूं हिमालय किसके बीच में है, तो कुमायूं हिमालय ध्यान दीजिए सतलज और काली के बीच, ठीक। एक क्रम बना है, सिंधु और सतलज कश्मीर पंजाब हिमालय, सतलज और काली कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता दिहांग असम हिमालय जो 720 किमी है। यह मैं आपको बता दिया हूं दोस्तों। अब हम चलते हैं दूसरा मैदान, हमारा हिमालय का चैप्टर खत्म हो गया। अब हम मैदान पर चलते हैं। मैदान की बात की जाए दोस्तों, हमारे भारत में कृषि क्षेत्र मैदान बहुत है। तो कृषि क्षेत्र मैदान में दो चीज़ें हैं जो मिट्टी मिलती हैं, जड़ोल मिट्टी अधिकतर मिलती हैं, जलोढ़ और जलोढ़ में दो मिट्टियां हैं, एक बांगर एक खादर, और यह कृषि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मैदानी क्षेत्र भारत में अधिक है, इसलिए हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक। तो यह हमारा मैदानी कुछ क्षेत्र, हाँ यह सब मैदानी क्षेत्र है दोस्तों हमारा। और मिट्टी यहाँ पे दो रूप में पाए जाते हैं, जड़ोल जिसमें बांगर और खादर है, जो एक कृषि के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो हमारा बांगर और खादर जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए हमारा भारत कृषि के रूप में जाना जाता है। तो यह हमारा था मैदानी भाग। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पठार। यहाँ पे है पठार की बात की जाए दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों मैदान वाला, ठीक। देखिए पठार की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा दो भागों में बट गया है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी में दो बटा है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पठारों के नाम आते हैं, जैसे दक्कन का पठार यह महाराष्ट्र में है, ये दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। मालवा का पठार यहाँ बीच में है दोस्तों, ठीक। मालवा का पठार, दक्कन का पठार जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ एक शिवालिक श्रेणी, दोस्तों बात की जाए अरावली पर्वत यहीं पाया जाता है। और अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी है गुरु
शिखर जो पूछा जाता है, बताइए अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और क्वेश्चन बनता है, बताइए सबसे पुराना पर्वत किसे कहते हैं? हमारे अरावली पर्वत को सबसे पुराना पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया हमारी अरावली पर्वत। अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में है, मालवा का पठार जो बद्ध में है, और दो ठो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जिसे हम कहते हैं झारखंड में है, झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार हमारे खनिज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खनिजों का भंडार है। यह रूर कहा जाता है, खनिजों का रूर ऑफ पठार, छोटा नागपुर पठार, यह इंपॉर्टेंट है। और हमारे मेघालय में एक पठार है, मेघालय का पठार, जिसमें गारो खासी दो पठार हैं, गारो खासी यहीं भी मिलेंगे दोस्तों। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट हैं, झारखंड में छोटा नागपुर पठार, मेघालय में पठार जो गारो खासी का पठार। ठीक, इसमें खनिजों का उत्पादन अधिक मिलता है। तो और इसमें मालवा का पठार, यह हम जाने हैं दक्कन का पठार महाराष्ट्र में। और अरावली पर्वत जो हमारे सबसे पुराने पर्वत की बात की जाए, भारत की सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है दोस्तों, गुरु शिखर। ठीक, अब हम दोस्तों पठार भी हो गया, अब मैदान चलते हैं, तटीय मैदान। तटीय मैदान में दोस्तों देखिए, तटीय मैदान में ये तो हमारी दो तरह के मैदान है तटीय, जैसे एक पश्चिमी तटीय है ये, और ये है पूर्वी तटीय। ठीक, ये पश्चिमी तटीय तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों, पश्चिमी तटीय तीन भागों में बांटा गया है। अब तीन भाग में क्या है, पहली बात तो जानिए पश्चिमी तटीय कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो हमारा गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक हमारी पश्चिमी तटीय फैली हुई है। तो पश्चिम तटीय जो फैली हुई है गुजरात से लेकर दोस्तों कन्याकुमारी तक, यह तीन भागों में बांटा गया है। ठीक, कहाँ से? गुजरात से गोवा तक, इसे हम कोंकण तट कहेंगे, कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक इसे हम कोंकण तट कहेंगे दोस्तों। और गोवा से केरल तक, गोवा से केरल तक इसे हम केनरा तट कहेंगे दोस्तों। क्या? केनरा तट कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक हो गया कोंकण, और गोवा से केरल तक केनरा तट कहेंगे। और इसी क्रम में दोस्तों केरल से कन्याकुमारी तक हम मालाबार तट कहेंगे, जो पेपर में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। मालाबार तट बताइए कहाँ से कहाँ तक है? ठीक, केरल से कन्याकुमारी तक। इसी क्रम में अब देखिए, यह क्षेत्र जो पश्चिम क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। यह वर्षा का एक क्षेत्र है, और बारिश जब इधर होगी दोस्तों तो यहाँ से कुछ नदियाँ बह के इधर जाएंगी, जैसे कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। ठीक, तो बात की जाए तो बारिश अधिक कारण पानी पश्चिम से वो पूर्व से पश्चिम को ओर जाती है दोस्तों, नहीं पश्चिम से पूर्व को ओर जाती है दोस्तों। ठीक, अब बात की जाए गोदावरी नदी की और कृष्णा नदी की, ये तो नदियां हैं पानी। अब हम तट पे दोबारा आते हैं। अब हम पूर्वी तट पढ़ेंगे। पूर्वी तट का है, कैसा है? तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक, जो कृष्णा नदी का जो मुहाना है दोस्तों, वहां तक हम कोरोमंडल तट कहेंगे, कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी के मुहाने तक। ठीक, यहाँ कृष्णा नदी के मुहाने तक हम कोरोमंडल तट कहेंगे, और कृष्णा नदी से गोदावरी नदी के मुहाने तक हम गोलकुंडा तट कहेंगे, गोलकुंडा तट कहेंगे। उसी क्रम में हम गोदावरी नदी से पूर्वी के छोर तक, पूर्वी तट के छोर तक हम उत्तरी सरकार तट कहेंगे, उत्तरी सरकार तट कहेंगे। पूर्वी तट के छोर तक हम उत्तरी सरकार तट कहेंगे। तो यह हमारा था दोस्तों तटीय मैदान। तटीय मैदान के बाद अब हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी तट जहाँ पे आके मिलती हैं, यहाँ पे एक पहाड़ी होता है जिसे हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। देखिए यह है, ये नीलगिरी पहाड़ी है। कहाँ पे? ये
पूर्वी और पश्चिमी के तट जहाँ आके मिलते हैं दोस्तों, उसी पे एक पहाड़ी बन जाता है जिसे हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, जिसे पूछा जाता है क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, जिसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा, ठीक, यह है 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, यानी पहली भी कोई होगी तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। तो यहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी मिलते हैं तट, वहाँ पे एक नीलगिरी पहाड़ी बनती है जिस पे डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है 2637 मीटर। लेकिन यहीं पे एक और पहाड़ी मिलती है दोस्तों, यहाँ पश्चिमी तट दक्षिण भारत में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई, जिसका नाम है अन्नामलाई पहाड़ी। और अन्नामलाई पहाड़ी पे दोस्तों, अन्नामलाई पहाड़ी पे एक सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, यानी सबसे ऊंची चोटी, जिसे कहता है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाए उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की, अगर बात की जाए तो कंचनजंगा, और वैसे तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट, ठीक। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो हमारी अनामुड़ी है, अनाईमुड़ी है, अन्नामुड़ी, जो 2696 किमी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो नीलगिरी पहाड़ी पे है, और यह अन्नामलाई पहाड़ी पे है, ठीक। तो यह था हमारा कुछ तटीय मैदान तक। अब हम दोस्तों मरुस्थल पढ़ेंगे। मरुस्थल की बात की जाए दोस्तों, हमारा मरुस्थल केवल एक जगह है। यहाँ देखते हैं राजस्थान क्षेत्र से लेके पाकिस्तान क्षेत्र तक एक मरुस्थल है जिसे हम थार मरुस्थल कहते हैं, जो हमारे राजस्थान में पाया जाता है। तो यहाँ पे मरुस्थल है, ठीक, जो हमारे राजस्थान में पाया जाता है थार मरुस्थल, जो राजस्थान से पाकिस्तान तक फैला हुआ है, ठीक। अब हम इसको दोस्तों मिटाते हैं, कुछ आपको नया बताते हैं। यहाँ तक हो गया होगा, आपको बता दिए होंगे, और आप इसको वीडियो देखते रहिए अच्छे से, ठीक। एक बार ना समझ में 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन देखिए, ठीक। हाँ, आपको बताया नहीं दोस्तों, यह जो तट है यहाँ तक, ये 1600 किमी में फैला है, ठीक हो, पश्चिमी तक, ठीक। अब बात की जाए दोस्तों द्वीप की बात की जाए तो दोस्तों हमारे यहाँ द्वीप अलग क्या दोस्तों, द्वीप जो मिला के 247 द्वीप हैं, 247 द्वीप हैं दोस्तों, जिसमें बंगाल की खाड़ी में, यहाँ बंगाल खाड़ी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ मिला के 204 द्वीपों से बना है दोस्तों, कुल मिला के 247 द्वीप है, ठीक। अब बात की जाए, क्वेश्चन बनता है अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है। यहीं पे एक है सैडल पीक, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक, अंडमान निकोबार, ठीक, सैडल पीक है। और बात की जाए दोस्तों, इसी अंडमान निकोबार में हमारे ज्वालामुखी 2 ठो हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप पर यह सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय। और एक पाया जाता है दोस्तों जिसे सुषुप्त कहा जाता है, सुषुप्त। और सुषुप्त जो है यह है नारकुंडम, ठीक। सुषुप्त में नारकुंडम है और बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, यह हमारे अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। अब 204 तो यहीं बंगाल खाड़ी मिल गई, और जो बचेगी दोस्तों 43 द्वीप, यह अरब सागर में पाई जाती हैं, जहाँ पे लक्षद्वीप का निर्माण होता है। 43 द्वीप कहाँ मिलेंगे हमारे, यह हमारे अरब सागर में पाए जाते हैं, जो हमारा लक्षद्वीप का निर्माण करती हैं। तो यह था दोस्तों हमारे आज का भौतिक स्वरूप,
जो मैं आपको पर्वत, मैदान, पठार, मैदानी भाग, मरुस्थल और द्वीप सब अच्छे से नक्शे के माध्यम से समझा दिया हूं दोस्तों। इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।